दोस्तों, आज हमें संविधान की प्रस्तावना को समझना है। क्यों यह इतनी इम्पोर्टेंट है? क्यों इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? आज इसको समझना है। सरल शब्दों में समझेंगे और ज्ञान चौपाल में आज प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। कोशिश रहेगी कि कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट ना छूटे। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि यह भूमिका की तरह है संविधान की भूमिका की तरह है। इसमें संविधान के आदर्श कि संविधान का आदर्श क्या होगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसकी शक्तियों के स्रोत क्या होंगे, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, उसके लागू होने की तिथि क्या होगी, आदि सब चीज़ों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। तो यह चीज़ याद रखना है कि संविधान एक भूमिका की तरह है जिसमें आदर्श, उद्देश्य, स्रोत, स्वरूप ये चीज़ों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इसी क्रम में चलते हुए 2 से 3 महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि एग्जाम में बार-बार पूछ लिए जाते हैं। तो के.एम. मुंशी इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली है। हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की ये क्या है? कुंडली। अभी ये सभी शब्दों को हम नीचे समझेंगे। संप्रभुता क्या होती है, गणतंत्र क्या होता है, ये सभी शब्द अभी नीचे समझेंगे। आप अभी बस ये ध्यान रखिए कि एम मुंशी जिन्होंने कहा है कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। जबकि कृष्ण स्वामी अय्यर इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। जो कृष्ण स्वामी अय्यर हैं उन्होंने कहा है कि दीर्घकालिक सपनों का विचार है। वहीं एन.ए. पालकीवाला साहब ने क्या कहा है कि यह संविधान का परिचय पत्र है। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर उठा लिए जाते हैं कि किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र माना है। तो हम बताएंगे एन.ए. पालकीवाला ने परिचय पत्र माना है। दीर्घकालिक सपने कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है और वहीं उसको संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली माना है के.एम. मुंशी ने। अभी सभी शब्दों को हम नीचे समझेंगे अच्छे से। उसके पहले हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत को आज़ादी मिलने के पहले 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव से प्रस्तावना का जन्म हुआ या आविर्भाव हुआ। तो हम देखेंगे इसीलिए इसे उद्देश्य का भी कहते हैं। तो कब? 13 दिसंबर 1946। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आया है, ध्यान रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के कारण इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। जबकि ये प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो अमेरिकी संविधान से ली गई। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमने शुरुआत में ही कर लिए। प्रस्तावना ली कहाँ से गई है? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना को और क्या बोलते हैं हम? उद्देशिका बोलते हैं। उद्देशिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा में। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण कथन हमने पढ़ लिए। परिचय पत्र एन.ए. पालकीवाला ने कहा, दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा कृष्ण स्वामी अय्यर ने, और संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने माना? के.एम. मुंशी ने। अब आइए महत्वपूर्ण शब्दों को समझेंगे और उसके पहले एक और चीज़ है कि 42वां संविधान संशोधन। संविधान में लगातार संशोधन होते रहते हैं। इसी क्रम में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने 42वां संशोधन किया था। 42वें संविधान संशोधन को आपको पता होगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि कई सारे संवैधानिक संशोधन उसमें किए गए थे। तो प्रस्तावना में क्या-क्या किया गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इनको भी अभी प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस जुड़े रहें। तो आइए देखते हैं, ये आ गई हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना के परे जितने क्वेश्चन बनते हैं हमने सब देख लिए। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब देखते हैं प्रस्तावना में से क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो एक-एक करके सारे शब्दों को हम समझेंगे कि क्या-क्या है। तो क्या कह रहे हैं? हम का मतलब क्या है? हम भारत के लोग, मतलब जो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो संविधान को बना रहे थे, वो लोग या हम पूरे भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश अपने जो मामले हैं उनमें निर्णय लेने के लिए आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया में क्या था? हम गुलाम थे। उस समय जो कनाडा में ब्रिटिश का शासन था तो वो भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था क्योंकि वहाँ पे स्वशासन की अवधारणा उन्होंने दी थी। लेकिन उनको जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं थी अपनी नीतियाँ बनाने में। तो इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है कि जब कोई राष्ट्र या देश अपनी नीतियाँ बनाने के लिए ना तो उस पे कोई बाहरी रूप से दबाव हो, ना ही आंतरिक रूप से, तो उसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी समाजवादी का अर्थ तो आपको पता ही होगा। समाजवाद का अर्थ होता है कि एक ऐसा राज्य बनाएँगे जहाँ पे जो संसाधन हैं, उन पे किसी एक वर्ग का नियंत्रण ना हो। समाजवाद में महत्वपूर्ण ये होता है कि राज्य जो होता है, वह संसाधनों पे नियंत्रण रखता है अधिक से अधिक। पंथनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा।
राज्य इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य किसी धर्म को सहायता नहीं देगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह सहायता देगा तो यदि वो इस्लाम धर्म को यदि सहायता दे रहा है तो वह हिंदू धर्म को भी सहायता देगा। यदि वो बौद्ध धर्म को सहायता दे रहा है तो जैन धर्म को भी सहायता देगा। तो यह पंथ निरपेक्षता कि राज्य का कोई धर्म धर्म तो दूर की बात है, पंथ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखना है। लोकतंत्र का आपको मतलब पता ही है, लोगों के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र है। अब आता है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि गणराज्य क्या होता है। गणराज्य का अर्थ होता है जहाँ पे राष्ट्र का प्रतिनिधि चुना जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति या प्रतिनिधि, राष्ट्र का प्रतिनिधि जब चुना जाए तो उसे गणराज्य बोला जाता है। ठीक है, और तो क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए क्या है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो हम देखें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि धार्मिक न्याय जैसी कोई अवधारणा नहीं क्वेश्चन में दे देता है कि कितने प्रकार की किस प्रकार का न्याय प्रस्तावना में नहीं दिया गया। ऑप्शन देगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, है ना। तो हमको ध्यान रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता। तो संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके अलावा किसी स्वतंत्रता की इसमें बात नहीं है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि निम्न में से किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो याद रखना है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये पांचों को याद रखना है। तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता है, आप कोई भी विचार सोच सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो उसको, विश्वास कर सकते हो किसी भी चीज में, धर्म अपना मान सकते हो, उपासना कर सकते हो किसी की भी। तो ये जो 5 स्वतंत्रताएं याद रखनी है, 4 प्रकार का न्याय याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब सबको पद प्रतिष्ठा मिले, अवसर की समानता हो। ऐसा नहीं कि किसी को कम अवसर मिल रहे हैं, किसी को कम प्रतिष्ठा मिली, सबके लिए समान अवसर हो प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब उन्हें बंधुता का भाव बढ़ाने के लिए लोगों में। अखंडता शब्द अभी हमने देखा था, 3 शब्द याद रखने हैं: पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ एकता थी, पहले यहाँ पे क्या था, 42वें संशोधन के पहले यहाँ सिर्फ राष्ट्र की एकता अकेला शब्द था। उसके बाद 42वां संशोधन किया गया और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। तो 3 शब्द आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 3 शब्द कौन कौन से हैं? अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। सभी शब्द आपको अच्छे से मैंने समझा दिए हैं। इसके बाद में बंधुता बढ़ाने के लिए, अब लास्ट में क्या बोल रहा है, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में। तो उन्होंने ये सब बातें कही कि हम भारत के लोग, मतलब ये हम भारत के लोग ये एक दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं। अब आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, इन सब चीज़ों के लिए हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं। शुरुआत में कहा गया था हम भारत के लोग, शुरुआत में क्या कहा गया था, हम भारत के लोग। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इन सब जो चीज़ें यहाँ पे बोली गई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, और ये पूरा न्याय, स्वतंत्रता, समता, एकता, अखंडता, इस सब के लिए दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं। ठीक है, तो दृढ़ संकल्पित होकर आज, अब देखिए 26 नवंबर 1949, तो क्या हुआ था कि संविधान जो है पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ तब 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो ये डिफरेंस थोड़ा याद रखना है कि बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, जबकि लागू कब हुआ है पूरी तरह से, 26 जनवरी 1950। तो इसको ध्यान में रखना है कि दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, फिर ये जो है हिंदी में दी हुई है संवत वाले कैलेंडर के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, एतद द्वारा इस संविधान को। अब 3 शब्द और हैं इंपोर्टेंट, जो कि हालांकि समझ में आ ही जाएंगे, लेकिन और बता देता हूँ। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो अंगीकृत का मतलब क्या है, अपनाते हैं। अधिनियमित का मतलब क्या है, इसको किसी भी चीज़ को अधिनियम बनाना, उसको कानूनी रूप देना, उसको स्वीकारना। और आत्मर्पित मतलब खुद को समर्पित करना। तो इन चीज़ों को याद रखना है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। आपको यदि मेंस के लिए आप कर रहे हैं किसी पीएससी या यूपीएससी के लिए, तो आपको ये प्रस्तावना याद करनी पड़ेगी, इसको डेली पढ़ें तो ये याद हो जाएगी।
और इसके याद नहीं कर सकते तो कम से कम जो जो शब्द बताएं उनके मतलब अपने क्लियर रखें कि क्या होता है संपूर्ण संपन्न समाजवादी, क्या होता है पंथनिरपेक्ष, क्या होता है गणराज्य, क्या होता है, कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, समता क्या है, सारी चीज़ें ध्यान में रखें। इसके पहले जो 3 शब्द याद रखना है कौन-कौन से जोड़े गए, उद्देश्य का क्यों कहा जाता है ये याद रखना है, और जो 3 कथन जो मैंने शुरू में बताया वो याद रखना है कि एम मुंशी ने क्या कहा, कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा, एन ए पालकीवाला ने क्या कहा, ठीक है? और ये प्रस्तावना है क्या? कोई आपसे पूछे कि भई ये प्रस्तावना है क्या? तो हम क्या कहेंगे, ये भूमिका है संविधान की जिसमें संविधान के उद्देश्य, शक्तियों के स्रोत, लागू होने की तिथि, सरकार का स्वरूप आदि के बारे में बताया गया है। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।